नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपका वो इंतजार समाप्त होने जा रहा है जिसका बहुत समय से आपने इंतजार किया है। और जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हो, साइंस की जीजीडी के प्लेटफॉर्म पर पहली क्लास है। इतने समय से साइंस की कोई फैकल्टी जीजीडी के प्लेटफॉर्म पर आई नहीं, और नहीं आने का कारण भी ये था कि वह व्यक्ति सामने आना चाहिए जो वास्तव में विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए अपने सारे एफर्ट देकर बेहतरीन तरीके से पढ़ाए, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाए, ताकि बच्चों के पास में एक शानदार नोट्स का कलेक्शन हो, उन्हें पढ़ के वो सिलेक्शन ले। तो यहाँ पे जो आप शख्स का फोटो देख पा रहे हैं, आप है प्रदीप जी मिश्रा है। इन्हें 15 वर्ष से अधिक का प्राइवेट स्कूल में, नामी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ाने का अनुभव रहा है। आप लेक्चरर रहे हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, और उसके बाद में जब इनको लगा कि नहीं, किसी को जवाब देने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी आना जरूरी है, तो वर्तमान में आप जो है शिक्षा विभाग के एम्प्लॉय है। और अब जीजीडी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाभावी ये इंसान आप सभी के लिए साइंस की क्लासेस लेकर आए। और अभी तो स्कूल लेक्चरर के सिलेबस को लेकर अपन आगे चलेंगे। स्कूल लेक्चरर का सिलेबस जैसे ही पूरा हो जाता है, उसके बाद में अपन जनरल साइंस के जो टॉपिक है, और मिश्रा जी की कमांड काफी अच्छी है साइंस के अंदर, तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर कराते हुए आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे लेकर जाएंगे। और जैसा आपको मैंने कहा था, शुल्क आपको कहीं कोई देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही निःशुल्क क्लासेस हैं। आदमी बड़ा हैवी लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, और आपसे परिचय करवाता हूं। मिश्रा जी आगे आइए, और स्टूडेंट को अभिवादन के साथ में आप अपनी बस बढ़िया। जय श्री राम। मैं माइक आपको दे देता हूं ताकि आपके एक बार जो भी है, देखो मेरे को तो ये जानते हैं सब अच्छी तरीके से, बाकी आप अपना कितना एफर्ट देते हो और बच्चों के प्रति आपका समर्पण क्या हो सकता है, वो आपके ऊपर है। ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये बच्चे आपके हैं। माइक लगा दो। पढ़ाइए। राम राम सर। जीजीटी के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, या ये कहूँ कि राजस्थान की फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशन चैनल पर, जैसा आपने परिचय करवाया, बहुत ऊंचे दर्जे का परिचय हो चुका है। इतना हूँ या नहीं ये आप जज करें, लेकिन प्रयास करेंगे कि जिस योजना के साथ गौरव सिंह जी ने इसकी स्थापना की और निःशुल्क बैचेज के जरिए एक सिलेक्शन का जो बीड़ा उठा रखा है, उसका एक भाग मुझे मिला है, तो उसमें अपना 100% योगदान दूं, और आपको ये लगे कि विज्ञान एक सब्जेक्ट, एक कंटेंट, एक भाग के रूप में जो आपको मिल रहा है, आप उसमें भी एक भी अंक नहीं खोएं और बेहतरीन प्रयास कर सकें। रामनवमी के शुभ अवसर पर आपके चैनल से, आप, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, आपके द्वारा ही इसे राजस्थान की शीर्ष संस्थाओं में शुमार किया गया है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज इस चैनल पर विज्ञान की अपनी पहली क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामान्य विज्ञान का भाग हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से प्रारंभ करेंगे, और जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसको मैंने पहले नंबर पे क्यों डाला था। कारण के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये किसी भी संस्थागत प्रश्नकर्ता का बड़ा चहेता विषय है, और निश्चित रूप से विज्ञान से जो हटकर विद्यार्थी हैं उनके लिए ये थोड़ा समस्यात्मक भी रहता है। विज्ञान के विद्यार्थियों को इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पदार्थ सुनते आए हैं, अणु सुना है, परमाणु सुना है, अभिक्रिया सुनी है, समीकरण सुना है। लेकिन जो बाहर वाला विद्यार्थी है, जो फर्स्ट ग्रेड दे रहा है, जिसको फर्स्ट पेपर करना है, कभी कभी क्या होता है कि यदि जीके का पोर्शन है या अदर जो पोर्शन को लेवलेबल ना ले जाकर एक सामान्य स्तर पर छोड़ दें, तो वहां आपका सिलेक्शन बेसिस का आधार ये गणित और विज्ञान हो जाता है। बहुत सारे पेपर एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कुछ सवालों में इसको छोड़ दिया, पर कुछ पेपर में ऐसा लगता है जैसे 5-7 सवाल आए और एक आधा सवाल ऐसा हो जाता है जो आप समझते बखूबी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा हॉल के अंदर वो आपको लाखों से पीछे करवा देता है। तो वो चीजें नहीं हो। शुरू करूं मैं आपके रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि नाम है
तो सबसे पहले क्लियर हो जाइए आप, अभिक्रिया क्या? क्रिया होनी चाहिए, क्रिया होगी किसके बीच? दो पदार्थों के बीच होने वाली जो परस्पर क्रिया है उसे अभिक्रिया का नाम दे दिया। अब इसको हम अगर अच्छी भाषा में और हमें वर्णनात्मक लिखना होता तो अंतरक्रिया भी लिख देते, लेकिन हमें जाना है बहुचयनात्मक प्रश्नों तक। तो यहां समझना यह है कि रासायनिक अभिक्रिया दो से दो के बीच क्रिया होगी और उसमें आपका रासायनिक गुणधर्म, भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नया नया बोर्ड है तो आपको थोड़ी सी इसको अब आप ट्राई कर सकते। पदार्थ के बनने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो गई, और जो रासायनिक अभिक्रिया बना रहे हैं वो अभिकारक होंगे और उत्पाद होंगे। अब एग्जाम्पल मैंने बड़ा आपके एनसीईआरटी बुक से ले रखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जला दूंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो निर्माण हुआ है ये आपकी अभिक्रिया हो गई है। अभिक्रिया हुई है ये हमें कैसे पता चला? तो ये अभिक्रिया होने का संकेत जो होगा वो आएगा हमें इन चार महत्वपूर्ण प्रेक्षणों से, जिन्हें संकेतक कहा गया, जो तय करेंगे कि ये अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं हुई है। अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान बदलेगा और किसी न किसी गैस का निष्कासन उस प्रक्रिया में हो रहा होगा। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब सवालों से यहां तक आपका वास्ता नहीं हुआ है, थोड़ा सा हटकर देखें इसको। ए और बी के बीच हुई क्रिया, इसके परिणाम स्वरूप बना सी और डी, ये बताना है। सवाल जहां से होने हैं उसमें इनका भाग होगा। अब ए और बी दोनों के बीच अंतक्रिया हुई है तो इसको आप नाम दोगे अभिकारक या क्रियाकारक। जिनके बीच रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी या हो रही है, इसके परिणाम स्वरूप बने उत्पाद। और उत्पाद में मैं आपको बता देना चाहूं कि दो नाम आप सुनेंगे, एक होगा मुख्य उत्पाद और इसके साथ बनते हैं युगोत्पाद, या फिर उनको कह सकते हैं सह उत्पाद। वही वहां पे बता रहा था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो निर्माण हुआ ये प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाई। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये परिवर्तन आपको दिखेगा। थोड़ा साइंस फील्ड से बाहर वालों के लिए अलग हो जाए तो उनसे भी सरल एक उदाहरण ले लें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाएगी तो ये जल बना देगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होगा, यह भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब रासायनिक अभिक्रिया के इन उदाहरणों को बताते समय मैंने जो ये चार चीजें बताई थी आपको, जिससे यह तय होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं, इसको समझने के लिए
एक बेटर एग्जाम्पल, और जो प्रतिभागी विद्यार्थी भी इससे गुजरते हैं और खासकर मेरी बहनें जो इनको देख रही हैं उनके लिए तो बड़ा शानदार काम है। मॉर्निंग में सबसे पहला काम बस आपका इस परिवर्तन से रिलेटेड है। आप आराम से चाय को फोकस कर लीजिए। बनानी इतनी बेटर नहीं आती लेकिन प्रयास करते हैं। आपका जो पात्र होगा, आपने पानी, उसमें शक्कर भी मिक्स की है, चाय पत्ती भी ली है, और इन सब के साथ आपने हीट करी, इसको तापमान दिया है गैस बर्नर पे। अब इसके परिणाम स्वरूप आपको चाय मिलेगी कब? जब आप इसमें ऐड करते हैं दूध को। और वहां जाके परिवर्तन क्या हुआ है, यहां इसका रंग था काला, काली चाय बोलते हैं, और ये काली चाय बहुत सारे हमारी जो शारीरिक व्याधियां हैं इसमें उपयोगी भी है, और दूध मिक्स करते ही ये चाय फॉर्म में आ गई। चाय जो आपके कप में आई है उसके साथ कुछ अपशिष्ट चाय पत्ती आपने छान कर फेंकी है। केवल चाय बनाने के लिए नहीं हूं यहां पे। अब इसको रिलेट कर दीजिए इस चीज से। कैसे रिलेट करेंगे? अवस्था में परिवर्तन हुआ है, चेक कर लो। यह शक्कर आपके ठोस अवस्था में था, चाय जो पी रहे हो उसमें ठोस नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में जा चुका है, द्रव अवस्था आ चुकी है उसकी। रंग में परिवर्तन, हम बोल चुके इसको काली चाय। अब जो आप पी रहे हैं उस चाय का रंग काला नहीं है क्योंकि दूध मिल गया है उसमें। यह दूसरा परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, चाय कब बनी? जब इन सब को मिक्स करने के बाद ये चिन्ह आया था जो तापमान को रिलेट करता है। अगर आपने इसको गर्म नहीं किया होता, सपोज कीजिए चाय पत्ती भी मिला दी, शक्कर भी मिला दी, छोड़ दीजिए, क्या चाय की प्रक्रिया संपादित हो पाती? क्रिया होती ही नहीं, और बनना तो असंभव है। इसका मतलब तापमान में परिवर्तन भी हमें दिख गया। तापमान में परिवर्तन का एक और सॉलिड उदाहरण होगा, क्योंकि आप रिजिड प्लेटफॉर्म पर हैं, बिना आसान और सरलीकरण किए विषय पढ़ना आपकी आदत ही नहीं है, तो हम वो भी जाएंगे। और फिर गैस का निष्कासन, आगे की कुछ अभिक्रियाओं में वो भी आ जाएगा आपके। हम प्रयोगशाला के उदाहरण की बजाय घर के उदाहरण से इस रासायनिक अभिक्रिया को समझ लें। आप दो स्टील की गिलास लीजिए। स्टील की गिलास में से एक गिलास के अंदर पानी दोनों में भरना है, एक के अंदर शक्कर मिला दीजिए, दूसरे के अंदर उतनी ही मात्रा में वॉशिंग पाउडर या सर्फ मिला दीजिए। अब दोनों ही मिलाने के बाद जब ये घुल जाए, जब पूरे विलेन रूप में आपके सामने हो, तब अपने दोनों ही हाथों में इसको पकड़कर इसकी छुअन को महसूस कीजिए। निश्चित रूप से एक आपको ठंडापन देगा और दूसरा आपको गर्माहट या उष्मा का एहसास करवाएगा। यह तापमान में परिवर्तन का सबसे बेहतरीन उदाहरण जो आपको दैनिक जीवन में अपन इस स्टेज से गुजरते हैं। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया किसको कहा? दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच जो क्रिया होती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। अब परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, इसलिए नीचे दो चीज लिखी हुई है। परिवर्तन के भी दो मुख्य भाग है, एक भौतिक परिवर्तन है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन है। अब ये हिस्सा, ये जो चार्ट है, हम आज वापस आपको दोहरा दूं, जब आप स्कूलिंग पढ़ते आए हैं हमारी किताबों के अंदर, खासकर एनसीईआरटी में तो दो तीन जगह बड़े अच्छे हैं, हमारी किताबों के अंदर बढ़िया चार्ट बना होता था।
बढ़िया टेबल होती थी, लेकिन हम उसको इग्नोर करके निकलते थे। बहुत कम विद्यार्थी हैं जो उनको फोकस करके उसको पूरा ही इस तरह से आत्मसात कर लेते थे कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको केवल एक टेबल के आधार पे बड़े सवालों का सीधा सीधा समाधान मिल जाएगा। आप देखिएगा, परिवर्तन दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब कहे किसको, भौतिक परिवर्तन क्या और रासायनिक परिवर्तन क्या, तो समझना इसको। भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। यानी भौतिक गुण कौन कौन से, पदार्थ की अवस्था। पहले तो ये पदार्थ बार बार बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। पदार्थ क्या, पदार्थ वो जिसकी कोई निश्चित आकृति हो और जो स्थान घेरता हो, वो हो गया पदार्थ। जिसकी इसकी भी निश्चित आकृति है और ये भी स्थान घेरेगा, तो ये पदार्थ है मेरे हाथ में। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन, यथा अवस्था, रंग और गंध, ये बदलेगी तो भौतिक परिवर्तन होगा। इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। एक और अच्छी चीज बता देता हूं, जब आप दो विभेदकारी चीजों को पढ़ें उस समय बड़े स्ट्रिक्टली अपने आप को आत्मसंयमित करते हुए कभी इसके सामने इसको याद मत कीजिए। आप पहले पूरा एक भाग समझ लीजिए और 80% तो यह होगा कि इसका विलोम होगा सामने, और 20% में कुछ हटके होगा, उसको आपको देखना है, वो पूरा याद हो गया। फिर वो याद होने का मतलब, याद तो आप जो कर रहे हो उस मेथड से भी होगा, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करेगा। कंफ्यूजन से बचना है, वन साइड तय कर लीजिए, फिर सेकंड साइड की तरफ जाइए। नवीन पदार्थों का निर्माण नहीं होता है किसमें, भौतिक परिवर्तन में। और परिवर्तन का कारण अगर हटा दें तो वो प्रारंभिक पदार्थ वापस प्राप्त हो जाता है। इसको विज्ञान की भाषा में एक नाम दिया गया है, इस प्रकार के विक्रिया को या इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और यह परिवर्तन अस्थायी होता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था वापस आ रही है तो स्वाभाविक है कि अस्थायी स्थायी तो होगी नहीं। अब आ जाओ इसके उलट, यहां पर रासायनिक परिवर्तन से जो भी पदार्थ बनेगा वो गुणों और संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होते हैं। यहां क्या था, केवल भौतिक गुण परिवर्तित हुए हैं, वहां रासायनिक संगठन ही बदल गया है, बिल्कुल ही चेंज, नया हो जाएगा। नवीन पदार्थों का निर्माण हो जाएगा। सामान्यतया प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होगा और इसको कहेंगे अनुत्क्रमणीय। एक टेबल और अनेकों सवाल, यह परिवर्तन स्थायी होगा। स्थायी इसलिए होगा क्योंकि अवस्थाई परिवर्तन हो रही है, संगठन नया बन रहा है, तो स्वाभाविक सी है कि वो तो आपके परिवर्तन स्थायी रूप में ही है। यहां तक ठीक ठाक आपने समझ लिया। अब उदाहरण की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां से इसको प्रूव करना है कि ये चीजें हुई है। पहला ही उदाहरण ले लूं, बर्फ का पिघलना। अब देखिए, बर्फ है, ठोस अवस्था थी, इसको थोड़ा तापमान डालेंगे, पानी में जाएगा और पानी को थोड़ा सा टेम्परेचर और दे दीजिए, ये वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प को आप तापमान बदलिए, वो संघनित होकर बूंदों के रूप में जल रूप में आ जाएगा और उस जल को वापस अंडर रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में आ जाइए तो बर्फ में बदल जाएगा। यानी अब जो ये 3 बातें थी, 4 बातें, उस पर फोकस कीजिए। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, अवस्था, वहां अवस्था बदलिए साहब। नवीन पदार्थों का निर्माण, नया तो कुछ हुआ ही नहीं है। परिवर्तन का कारण हटा दिया, आपने तापमान दिया था, तापमान आपने रिवर्स करना शुरू कर दिया तो वो वापस आ गया। इसका मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और याद रखना, जब भी समीकरण में कहीं ऐसे डंडे देखते हो, वो डंडे उत्क्रमणीय को प्रदर्शित करते हैं। और यह परिवर्तन अस्थायी होता है। सामने जो टेम्पररी चीज हुई है वो तो टेम्पररी ही होगी। अब आ जाओ आप उधर, लकड़ी का जलना, एक बेहतर उदाहरण यहां से देखते हैं। लकड़ी को जला दी, राख बन गई। अब पहला पॉइंट ले लो, संगठन ही बदल गया, नवीन पदार्थ बन गया
क्योंकि राख का लकड़ी से कोई लेना देना नहीं। सामान्यतः पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऊपर से नीचे गिर जाओ राख को लकड़ी नहीं बना पाओगे। दूध दही में कन्वर्ट हो गया है, अब आप कितना भी सोच लो और कितनी भी जरूरत हो जाए आपके, दही को दूध फॉर्म में नहीं ले सकते। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, कोई डाउट नहीं। सवाल इतना सा नहीं है। काम की बात मैंने वापस कहा कि आप फास्टेस्ट ग्रोइंग जीजीटी चैनल पे हैं तो कुछ स्पेशल नहीं जानोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। अब आओ उस पे। आज जो मेरे इस टॉपिक से स्टार्ट करने का कारण था वो ये था, क्योंकि बहुत से पेपर एनालिसिस कर लिए तो पता नहीं क्यों आस्किंग पर्सनालिटी को ये बड़ी अच्छे से दिखती थी। मोम का पिघलना, मोम का जलना, यहां नहीं, तीसरा फैक्टर और जुड़ेगा, मोमबत्ती का जलना। और अब मैं वापस आपको कह दूं, जितने भी प्रतिभागी इसको देख रहे हैं, बड़े सीरियसली इस चीज को लेना। बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन जब ये पूछना शुरू हुआ था, एसएससी में एक दौर आया था जब आगरे का लाल किला पूछने लग गए ना, तो लाखों विद्यार्थियों को छाट के साइड कर देते थे, क्योंकि तब तक ये पूछा नहीं गया था। और जब नया पूछा, बूंदी पूछ लूं, आपके चांदी के गोले पूछूं तो आप धड़ल्ले से याद करके आज बता दोगे। उस समय जब ये शुरू हुआ था पूछना, तब पूछना उन विद्यार्थियों को जिन्होंने इसकी वजह से सिलेक्शन खो दिया। वही हालत इसकी थी। मोम पिघलेगा, भौतिक परिवर्तन है। मोम जलेगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब मोमबत्ती पे आओ। मोमबत्ती जलती है, अगर ये भौतिक परिवर्तन होता तो पूरी मोम मिलनी चाहिए थी। पूरी मोम तो मिलती नहीं है, इसका मतलब मोम जला भी है उसमें और मोम पिघला भी है। पिघला है इसीलिए हमें वापस मिला है, और जल गया है इसलिए कुछ नहीं भी मिला है। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना, सवाल यह है, जब एग्जामिनर इससे थोड़े रिलेट करने लग गए ना, तो तीसरा डाला मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार के परिवर्तन है, उसमें मोम पिघल भी रही है और मोम जल भी रही है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको 1 से 1.5 लाख विद्यार्थियों से पीछे धकेलते हैं, और कंपटीशन में बनाए रखने के लिए फिर आपको अगले पे डिपेंड होना है कि अगला कहां गलती करता है। तो हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करें। मोम का पिघलना बता दिया, मोम का जलना भी बता दिया, मोमबत्ती का जलना बता दिया, और ये सवाल हमें पता कैसे चलते हैं वो बता देता हूं। इंद्रधनुष के रंग की बात करूं ना, और यदि मैं आपको सीधा सीधा पूछ लूं कि इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन सा है, नो डाउट आप वही फॉर्मूला सुनाएंगे मुझे, बे नी आ ह पी ना और ला, और आपका जो बीच का कलर आएगा वो, और इंद्रधनुष के स्पेक्ट्रम के बीच का कलर, इन दोनों में सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जिस दिन इसकी हियरिंग थी, पूरे वर्ल्ड का विज्ञान जगत सुप्रीम कोर्ट भारत के डिसीजन पे ये फोकस कर रहा था कि कहीं ऐसा डिसीजन ना दे दे कि विज्ञान बदल जाए। बाद में पता चला, जब आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने इसकी स्पेशलिटी के साथ इसका रिप्लाई भेजा था, तब पता चला कि इंद्रधनुष का स्पेक्ट्रम जब बनता है तो उसमें वो पीले कलर की जो बैंड पट्टी है वो चौड़ी होकर मध्य में आ जाती है। नहीं तो मैं जब ऐसे जोड़ता हूं ना, बे नी आ ह पी ना ला, तो मुझे ह बीच में दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा और इंद्रधनुष के स्पेक्ट्रम के बीच का रंग पीला। सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ सवाल है, ये एनसीईआरटी की देन है, और वही यहां पे बताना चाह रहा था। इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा पसंदीदा है। ये टेबल आपको कम से कम 20 सवाल देती है और पूछे हुए सवाल भी देती है। अब आइए थोड़ा इसको और आगे समझने का। बर्फ का पिघलना आप समझ जाएंगे, मोम मैंने बता दिया है।
अब जो साइंस से नहीं है उनकी समस्या, बार बार ये शब्द कर रहा हूं, इसका मतलब मैं साइंस और उनमें कोई विभेद या कोई इरिटेटिंग पॉइंट नहीं ले रहा हूं, बता रहा हूं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, संगणन मुझे भी परेशान करता था, क्योंकि अब तो ये रूटीन में हो गया है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में संगणन ने परेशान किया है। ऊर्ध्वपातन ने इतना नहीं किया था। संगणन जब वाष्प बनकर उड़ जाता है जल और वो बूंदों के रूप में जो एकत्रित होता है जल रूप में, वो प्रक्रिया संगणन है। घर में अगर खिचड़ी बना लो आराम से दिख जाएगा, सब्जी बन रही है उस पर ढक्कन डाल दो दिख जाएगा, दूध, गर्म दूध के ऊपर ढक्कन डाल दीजिए, संघनित रूप में आप देख लेंगे। अब आइए आप ऊर्ध्वपातन, तो आपको याद ये रखना है कि संघनन भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि संघनन आपके भूलने के चांसेस रहते हैं कि संघनन क्या था, क्योंकि हमें ये होता है ना, हमने कभी चार्ट नहीं बनाया। आपने जब बोर्ड परीक्षाएं दे दी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं शायद 10% मेरे को ये रिप्लाई करे कि ऐसा हुआ है। हमारा पेपर होता था, क्या हमें चार्ट 16 पाठ है 10वीं के विज्ञान में, क्या 16 पाठ के सिंगल चार्ट हमारे पास थे जो परीक्षा के दिन हम देख के जाएं? करते ही नहीं थे, जिसमें हमें पूरे पाठ का एक प्रारूप दिखे, ऐसा नहीं किया कभी हमने। तो वहां जाके इसके छूटने के चांस रह जाते हैं, और रह जाते हैं तो वहां दिक्कत होती है। अब आओ ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या है? सब्लिमेशन। इंग्लिश का विद्यार्थी को देख रहा हो तो ऊर्ध्वपातन में ठोस जो है सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बीच की अवस्था उसकी, आप पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। सिस्टम से तो ये होना चाहिए था कि ठोस से द्रव में बदले, जैसे बर्फ का हो रहा था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ है। यहां ठोस जो है सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो जब गैस में कन्वर्ट हो गया और गैस से वापस वो जब अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करेगा तो ठोस में ही आएगा। उदाहरण के लिए नौसादर का उदाहरण देते हैं हम, कपूर का देते हैं। ये ऊर्ध्वपातन, और उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। फिर आइए इसके उदाहरण पे, लोहे पे जंग लगना। भाई जंग लगेगा, वापस लोहे के रूप में आना नहीं है। दूध का दही बनना आप समझ सकते हैं। अब 2 नाम यहां पर ऐसे हैं जो आपसे नहीं टकराए हों या वापस बताने की जरूरत पड़ी हो। किण्वन, फर्मेंटेशन। किण्वन की प्रक्रिया में क्या होगा? हम किसी पदार्थ को किण्वित करते हैं और नवीन पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। आप सरल भाषा में समझिए, अंगूर है, अंगूर से हमने शराब बना ली, अब शराब से अंगूर नहीं बन सकता, तो ये किण्वन का आ गया। जीर्णता, एजिंग। जीर्णता बड़ा भारी शब्द है, भारी भरकम शब्द से ही इस क्लास की शुरुआत हुई, और वो भारी भरकम शब्द एक और आ गया यहां पे, जीर्णता। जीर्णता में अगर मैं एजिंग कहूंगा तो समझ जाओगे। मेरा भी बचपन बीता है, आपने भी बचपन बिताया है, बड़े हो गए हो, वापस बच्चे नहीं बन सकते। बस ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ लिया आपने। फिर आपके सामने है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, रिप्रेजेंटेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, वो आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। दोनों परिभाषा मैंने आपको दे दी है, जिस रूप में आपको सही लगे। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत रूप में निरूपण, ये भी रासायनिक समीकरण है, और भाग लेने वाले क्रियाकारक जो अभिकारक अपन ने वहां कहे थे, और उत्पाद के को प्रतीकों के रूप में, जल में हाइड्रोजन की बजाय मैंने लिखा था H2, तो ये प्रतीक है उसका। प्रतीक पे फिर अपन एक अलग टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो और भी प्रतीक आपके सामने आएंगे। तब तक ये जो भी आ रहे हैं वो देख रहे हैं अपन। प्रतीक तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने या लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं।
इतना सा नहीं होगा, थोड़ा और रूप में ये आपके सामने आएगा, क्योंकि इसका एक सेपरेट टॉपिक है, संतुलित करना। संतुलित करने से सवाल मिल सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, कंपटीशन एग्जाम में जिस फील्ड से सवाल नहीं हुआ है ना, उस फील्ड को तो क्वेश्चन आप अपने मेमोरी टाइप में रखिए, क्योंकि ये जो सवाल बनते हैं तो दो चॉइस होती है। दो चॉइस ये होगी कि एक तो जो हम पुराने डरे को चला लें, और एक होता है कि नवीनता दे दें। तो नवीनता देने में ये टकराएगा। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होंगे, शब्द रूप समीकरण है और संकेत रूप समीकरण है। शब्द किसको कहा, ये मैंने एक रिएक्शन करवा दी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, तो ये जो शाब्दिक रूप में लिखा है वो तो हो गया आपका जल निर्माण का, और यह संकेत रूप में है तो ये आपका सांकेतिक रूप है, ये रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को जो रिप्रेजेंट करेंगे ना, उसमें क्या क्या खासियत होगी। रासायनिक अभिक्रियाओं में आवश्यक परिस्थितियों को लिखा जाता है, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन सब को इस तीर के ऊपर मैनेज करते हैं। आपके सामने एक उदाहरण दे रखा है मैंने, अमोनिया निर्माण की ये व्यापारिक या औद्योगिक विधि है, इसको हैबर विधि कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो देखना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्रिया है। यहां तक तो आसान लग रहा है कि ये क्रिया है, और अमोनिया बन गई, ये भी बना लोगे, बैलेंसिंग में भी ये आएगा। और इसके ये बीच के कारक है ना, ये नहीं होंगे तब तक हैबर विधि नहीं होगी। क्या क्या कारक है, उत्प्रेरक आपका Fe है। अब इस नाम को याद रखिएगा, अपन इस पे बात करेंगे। और 150 से 200 एटमॉस्फेरिक का वायुमंडलीय दाब लगना चाहिए, 450 से 500 डिग्री तापमान उस पर अप्लाई होना चाहिए, तब जाके ये बनेगी। तो यहां जो परिस्थितियां थी वो हो गई है। नीचे जैसे ये जहरीली गैस है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलकर मेथेनॉल बना लेती है, लेकिन शर्त क्या, 340 एटमॉस्फेरिक का वायुमंडलीय दाब उस पर होना चाहिए, अन्यथा नहीं बनेगी। अब बात कर रहा था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते, लेकिन क्रिया प्रारंभ हुई है तो वो अपना प्रभाव डालेंगे, और वो प्रभाव डालने के बाद खुद उससे अपरिवर्तित रहेंगे, खुद स्वयं में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये दो पक्ष हैं, आप में बहुत अच्छी मित्रता है और बहुत अच्छा आपका अपनापन है, और आपसे कोई ईर्ष्या रख रहा है, तो वो आपका तब तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक कि आपके खुद के दोनों के बीच कोई वैमनस्यता का बीज नहीं बो गया है या कोई क्रिया नहीं हो गई है। तब फिर वो दोनों के पास बैठेगा, उसको अलग, आपको अलग, और परिणाम ये होगा कि आप दोनों में अभिक्रिया होगी। हो सकता है आप हॉस्पिटल में मिल सकते हैं और वो अपने घर पे आराम से एसी चला के सो रहा होगा। ये उत्प्रेरक का काम है। उत्प्रेरक खुद अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते, लेकिन उस अभिक्रिया पे अपना अच्छा खासा प्रभाव जो है वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण के गुण भी हमने देखे। फिर एक समीकरण आपके सामने है, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से रिलेट है, और इसमें थोड़ा सा उन्होंने इसकी प्रोसेस फॉर्म को डाला है। ये हम इसके सेपरेट जो टॉपिक में ये आएगा, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है अगर आप इसको पहचान रहे हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण है। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता दूं, हालांकि इसी में अभिक्रियाओं के जो प्रकार आएंगे ना, इसमें ये दोनों आएंगे और डिटेल में ही वहां बतानी होगी। और फिर लाइफ टाइम एक बहुत बड़ा आपका जो कंफ्यूजन आज भी होगा, डेफिनेटली आज ही कह रहा हूं कि जिस दिन इस टॉपिक पे आऊंगा, प्रकाश संश्लेषण और शोषण को आप पढ़ के रखिएगा। मेरा वादा है आपसे, आप एक बहुत भारी गलती करेंगे वहां पे। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, बताना ये था CO2 बताना ये था CO2 और H2O के बीच
यहां पे रिएक्शन हो रही है, सनलाइट और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित दोनों की आवश्यकता हुई। इसको लिख ही देता हूं, ये पर्णहरित है, हालांकि जानते सब हैं, और ये आपका सूर्य का प्रकाश है। इन दोनों के बीच क्रिया होगी, ग्लूकोज बन जाएगा, ऑक्सीजन है और जल। हमने जो सिंपली पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये आपका एक पेड़ है, यहां से इसको वाटर सप्लाई हुई है, एनवायरमेंट से CO2 लिया है, ये सूर्य का प्रकाश उसको मिला है, और पत्ती से पर्णहरित मिली है। इस तरीके से ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों में होती है, जो उनको भोजन बनाने की प्रक्रिया है। जब भोजन बन जाता है तो फिर ये जाइलम और फ्लोएम का एक सेपरेट काम आता है। जाइलम तो यहां कर चुका, फ्लोएम फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग में ले लेगा। तो CO2 वातावरण से आया है, जबकि यहां पे आपका AQ है, ये G भी होगा, AQ क्यों रहा है इसका सेपरेट पॉइंट आएगा, वहां डिस्कस कर लेंगे। CO2 गैस फॉर्म में मिली, इसको जल लिक्विड फॉर्म में ही होगा, ये एक्वस रूप में आ गया। और ये जो आपका फंडा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन निष्कासित होती है गैस फॉर्म में। तो जो समीकरण था वो यूं का यूं लिख दिया है। ये जब हम इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको पूरा डिटेल में ले लेंगे। आज हमें इस सांकेतिक समीकरण को समझना था। तो समीकरण ये बता रहा है कि CO2 और H2O के बीच क्रिया होने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक है, वो है सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, जिससे ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन निष्कासित होगी, और यही ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए प्राणवायु कहलाती है। कोविड जैसे महासंकट को, हमने वैश्विक संकट को झेला है, और हमें एहसास हुआ वहां पर कि बस हमें इसका प्रोडक्शन बढ़ाना था, जो हम घटाते चले गए। जल वहीं पर रहेगा। शोषण और प्रकाश संश्लेषण दोनों ही अभिक्रियाओं के प्रकार में आपका वेट कर रहा है। जस्ट दूसरी तीसरी वीडियो में आपके सामने डिटेल में होगा ये। फिर रासायनिक समीकरण में ऐसा नहीं है कि आप रासायनिक अभिक्रिया को पूरा का पूरा ही बताते चले जाओ। आप चाहें कि मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया करवा ली और इसको पूरा रिप्रेजेंट कर दूं, पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ बाधाएं हैं। अब ये क्या नहीं बता पा रहा है, इससे प्रकृति का ज्ञान नहीं होता, और इस वो मंद अभिक्रिया है या तीव्र अभिक्रिया है ये भी नहीं बता पाएगा। ये बाधक है या नहीं है वो भी नहीं बता पाएगा। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। बाकी जो चीजें हमें रिप्रेजेंट कर रहा हो रहा है या दिखा रहा है वो हमने खूब अच्छे से देख लिया। अब नीचे यहां पे कुछ स्पेशल लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। H2O L फॉर्म में लिखा है। अब मैं बता दूं, ये संकेतक हैं रासायनिक समीकरण के। क्या? स्मॉल s, L, AQ और G। S जब लिखा हुआ होता है तो सॉलिड ठोस फॉर्म में है, ये द्रव को बताता है, ये गैस को, और ये जलीय को, जल में घुलित अवस्था को बताता है। H2O को मैंने एक बार L लिखा है, एक बार G लिखा है। ये G फॉर्म में कब होगा? जब वाष्पीकृत हो जाएगा पानी, तो फिर वो L फॉर्म में नहीं रहता, वो लिक्विड नहीं है, वो द्रव नहीं है, वो वाष्पन हो चुका है उसका, वो गैस है। CO2 को तीन रूप में ले लिया। CO2 गैस रूप में आ गई, CO2 एक्वस रूप में आ गई, और CO2 S रूप में आ गई। ये तो मैंने कहा इसके एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा आपके। आप इसको फोकस कीजिएगा। ये एसएससी का बड़ा प्यारा सवाल आता है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूत्र है, रासायनिक सूत्र, और रासायनिक सूत्र के रूप में फिर वो ठोस के रूप में काम आ रहा है। फिर आपके लिए एक केवल इंट्रोडक्टरी लाया हूं, क्योंकि साथ के साथ जैसे क्वेश्चन फॉर्म में जाएंगे, या आपको जिस तरीके से इस चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी कि प्रैक्टिसिंग
किस तरह आप बेटर कर पाएंगे, या प्रैक्टिस साइड का क्या सिस्टम रहेगा, वो सब जैसे जैसे सूचना होगी आपको प्रारूप आपको बता दी जाएगी। और आपको प्रारूप दिखा रहा हूं कि जो पिछले सालों के सवाल हैं आरपीएससी या आरएसएम ने कहां कहां से ये सवाल उठाया और किस तरीके से डाला था। तो जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब आपने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की बेहतर से बेहतर अभिव्यक्ति सुनी होगी, जो सुना दी गई है थोड़े दिन पहले। अब थोड़ी देर पहले सुनाई है तो कुछ आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं कि जल का नमक में विलय होना, जल में नमक घुल गई है, जल का क्वथनांक, जल पर जल वाष्प का बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना और द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना। इसको पहचान लीजिएगा। ये होने के बाद रिवर्स आने की कोई संभावना ही नहीं है। अनुत्क्रमणीय, जल नमक घुलाए गर्म करो सेपरेट हो जाएगी, जल वाष्प बनी है संघनित कर दीजिए, गलनांक पर जल बना है, क्या बर्फ डाल दीजिए, अंडर रेफ्रिजरेटर पॉइंट पे डाल दीजिए, टेम्परेचर पे बर्फ बन जाएगी, लेकिन दहन हो गया, कुछ नहीं होना है। रासायनिक रूप से जल होता है एक परऑक्साइड, एक ऑक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड और कोई नहीं। अब सुनना है इसको। ये रहा आपके सामने H2O और ये रहा आपका H2O2 और CaOH होल ट्वाइस। अब परऑक्साइड, अगर थोड़ी बहुत विज्ञान आपने इस प्रतियोगी परीक्षा से पहले भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, पर ऑक्साइड तभी लगेगा जब ऑक्सीजन का एक से अधिक अणु काम आएगा। तो एक से अधिक अणु ऑक्सीजन का यहां पे दिख रहा है, यहां पे ऑक्सीजन का एक से अणु नहीं है, ये OH है, वहां सेपरेटली O है। तो ऑक्सीजन, ये परऑक्साइड गया, ये हाइड्रोक्साइड को गया, तब फिर बचा क्या, ये जल होता है एक ऑक्साइड, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है साहब, सीधा ऑक्साइड ही तो बनेगा। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। धातुओं में जंग लगना, अब आ चुका था, जंग लग गई तो फिर इतना सोच लीजिए ना कि क्या ये वापस आएगा धातु रूप में, नहीं आ सकता। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं सोचना ही नहीं है, सीधा हो गया। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का कारण यह है, अब समझना, ये अच्छा सवाल है, ये गच्चा देने के लिए, जैसा क्रिकेट में गुगली होती है, वो परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है और उत्क्रमणीय परिवर्तन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाते ही इस सवाल के उत्तर तक पहुंचोगे। भौतिक गुणों में परिवर्तन, ये तो परिभाषा में हमने डाला है और हमने देखा है, पहली ही परिभाषा जो टेबल थी, टेबल का पहला पॉइंट, ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऊर्जा हस्तांतरण स्थानांतरण क्या, ऐसा मेरा मानना है, और समझ गए हैं तो आप उत्तर तक जा चुके। एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यहां आपका आंसर आ गया। उत्क्रमणीय है, भौतिक गुणों में परिवर्तन है, दो हो गया, ये सभी दे रखा है। तो अब आपको इस उत्तर तक जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये लाया हूं आपके फास्टेस्ट ग्रोइंग जो एजुकेशनल चैनल है जीडी के लिए। आप इस चैनल पे है तो बिना बिना ट्रिक के पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे, बिना आसानी से याद करना भी पसंद नहीं करेंगे। पूरी वीडियो देख ली और वापस अगर उठा के पढ़ना पड़ जाए तो फिर उस वीडियो की सार्थकता नहीं रहती, जैसे आपके जीके वाले हिस्से में होती है। तो उनकी वीडियो मैंने भी कहीं देखी है और मुझे वापस उस टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ठीक वैसे ही आपके सामने एक एलएम का फॉर्मूला लेके आया हूं,
फिटकरी कहते हैं इसको हिंदी में, लिख दीजिए बेटर रहेगा। रासायनिक सूत्र पूछ लें। K2SO4 Al2SO4 ALF और 24H2O। दो माध्यम होते हैं, आपको खूब इसको रट लीजिए। और दूसरा होता है कि आप कोई ऐसा कारण निकाल लीजिए कि आपको सीधा सीधा याद हो जाए। हम जब पढ़ते थे, आप जब विद्यार्थी जीवन से निकले हैं तो बहुत सारी बदमाशियां करी हैं। बदमाशियों में एक बदमाशियां कुछ विद्यार्थी ऐसी भी करते थे जो किसी को पिटवाने का काम करते थे। अब यहां से आप बोलना शुरू कर दो एक के साथ, के को तू ऐसा फोर, के को तू ऐसा फोर, एल को तू ऐसा फोर 3 बार, शर्त है मारेगा 3 बार मारेगा, एक बार नहीं, कि उसके शरीर से जल के 24 अणु बाहर निकले। अब यह सिस्टम है कि 24 अणु ही क्यों निकलेंगे, क्योंकि दिन के 24 घंटे होते हैं, इसलिए 24 अणु पूरे निकालने हैं। के को तू ऐसा फोर, एल को तू ऐसा फोर, तो उसके शरीर से 24 अणु जल के बाहर निकले, तब जाके फिटकरी बन जाएगी। तो विज्ञान कहां आपको दिक्कत दे, मुझे लगता नहीं है। बेहतर है कि इसके भी जो 4-5 सवालों से आप इधर उधर होते हैं, नहीं होना है। जीएसडी आपको जीएस प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, विभिन्न तरह के जो स्टडी मटेरियल्स है, बाकी क्लासेस निःशुल्क हो गई, इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं हो सकता। तो आप उनसे जुड़े हुए हैं, आपका स्नेह हमें यहां तक लाया है, तो हमें प्रयास रहेगा कि उसको और भी बेहतरीन। उनके एक बार टिक लगा के इनको बता देना कि इनके उत्तर क्या क्या है। मतलब राइट टिक लगा के ये यहाँ से जैसे जो भी है ना, हाँ इसका ये है, ताकि इनको क्लियर हो जाए। यहाँ से स्लाइड दे दो आप, ये, ताकि इनके मन में डाउट नहीं रहने, बाद में कहेंगे कि उत्तर का टिक नहीं मिला है। टिक लगा के बता दोगे। ये इसमें अपन ने यहां फाइनल कर दिया था कि दहन है तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ये करवा दिया, ये हो गया, ये एक ऑक्साइड हो गया इसमें, तो इसमें ले लेंगे। ये हो गया था रासायनिक अभिक्रिया, हाँ और ये सभी ताकि क्लियर हो जाएगा। भौतिक, यहां अपन ने एक टिक करना छोड़ दिया था। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का कारण यह है कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ऊर्जा का हस्तांतरण होगा, और ये सभी होने हैं। क्योंकि दो, इसमें मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया था, केवल आप यहां पर संभावनाओं को तलाश करेंगे कि ये क्या मतलब है, तो 2 उत्तर आपके मैच कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ होता तो आपको वहां पे थिंक करनी होती, और अगर वो आपको नहीं भी आ रहा है तब भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2 चीजें आपने बड़ी अच्छी से वहां पे क्लियर कर ली थी। इस तरीके से ये कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत। मैं थोड़ा सा समापन कर देता हूँ। तो साथियों, ये साइंस की आज की जो क्लास थी, अब देखो मिश्रा जी आज पहली बार आए हैं अपने क्लास के रूप में। तो क्या होता है कि एक तो डिजिटल बोर्ड जो होता है ना, उसे यूज करना, क्योंकि ऑफलाइन वो व्हाइट बोर्ड पे तो काफी सारी चीजें होती है, तो धीरे धीरे इनकी भी आदत हो जाएगी। क्योंकि आज पहली क्लास थी तो आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करें, फिर बाद में हैबिचुअल हो जाएंगे तो उसके साथ में आप लोगों को आनंद भी आएगा। और काफी बेस से लेकर गए क्लास, मैंने देखी थी पूरी, और उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी अच्छी समझ में आएगी। अब जैसे इन्होंने एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न भी शामिल किए ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जैसे जैसे अपने ये क्लासेस चलेगी ना, तो अपन बीच बीच में एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी रखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर। जैसे कि 1 या 2 टॉपिक पूरे हो गए तो उसके बीच में एक आधा कोई ऐसा 10-15 प्रश्नों का, 20 प्रश्नों का ऐसा ऑब्जेक्टिव सेशन रख लेंगे, जिससे आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप पे प्रश्नों का कितना आपके ऊपर मतलब कमांड कितनी कर पाए हो आप प्रश्नों के ऊपर,
वो भी अपन साथ साथ में जारी रखेंगे, ताकि चारों तरफ से कंप्लीट हो और आपको पता चले कि प्रश्न इस तरीके के बनते हैं, टॉपिक में ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई। तो कुल मिला के अपने कंप्लीट लेकर चलना है कि संपूर्णता की तरफ बढ़े, सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला नहीं रहेगा। और उसके बाद में जैसे आपके ये आज फर्स्ट ग्रेड के लेवल की क्लास थी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जैसे ही होता है अपन बेस से वापस शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान को। अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो आएगी, अणु परमाणु वाला टॉपिक भी है, सर का फेवरेट रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं। और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस टॉपिक की कि स्कूल लेक्चरर में प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं इससे, तो इसलिए इस टॉपिक को फर्स्ट क्लास के रूप में लिया है। बाकी जैसे जो साइंस से बिलोंग नहीं करते, मेरे जैसे स्टूडेंट काफी सारे हैं, तो उन्हें लगता है कि कुछ चीजें जैसे समझ में आ भी जाए नहीं भी आए, तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। यदि कुछ भी आपको सजेशन है आपका कोई, या कोई इंप्रूवमेंट करनी है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर ये है, तो सर भी कमेंट पढ़ेंगे, तो आप लोगों की जो भी सॉल्यूशन होगा वो करेंगे। और क्लास आपको किस अकॉर्डिंग चाहिए उस अकॉर्डिंग ही क्लास आएगी। बाकी सरलीकृत काफी किया है सर ने, और भी नॉन साइंस वाले जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का प्रेम स्नेह दुआएं ऐसे ही बना के रखना। साइंस की क्लासेस आपके नियमित अब चलती रहेगी, शाम 6 बजे आपको ये क्लास प्रीमियर पे मिलेगी, आप कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपके समय की सहूलियत हो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।